नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ट्रैवल ट्रिंग। और आज हम आपको जो घुमाने लेके आए हैं, एक ऐसे प्लेस की विजिट करवाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हैं हम, और वतन हिंदुस्तान हमारा। और अगर हम बात करते हैं हिंदू की और हिंदुस्तान की, तो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट विक्रमादित्य हेमचंद जी, हेमू, जिनको कहा जाता है 1501 से 1556 तक जिनका जीवन रहा। लगातार 22 लड़ाइयाँ लड़ी, पहले भारतीय सम्राट और आखिरी हिंदू सम्राट जिन्होंने 22 लड़ाइयाँ लड़ी, लगातार जीती। और आखिरी लड़ाई में उनकी आंख में पानीपत में जो हुई थी, तीर लगा, घायल हुए, दुश्मनों ने पकड़ा और गला काट दिया। उनके बारे में फ्रेंड्स कहा जाता है कि उनकी हवेली, जहाँ पे उन्होंने बचपन गुजारा, अपनी शिक्षा दीक्षा ली, रेवाड़ी में, रेवाड़ी का कुतुबपुर मोहल्ला या कुतुबपुर कॉलोनी, कुछ भी आप उसको कहो, कुतुबपुर, वहाँ पे उनकी हवेली है, जिसको नाम दिया जाता है कि हेमचंद की हमें हवेली या हेमू की हवेली। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो हेमू की हवेली गूगल मैप पे अभी तक है नहीं, और उम्मीद है कि जल्दी ही मैं इसको ऐड कर दूंगा आप सबके लिए। कहाँ है रेवाड़ी? दिल्ली के पास में रेवाड़ी। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसके ऊपर बात किया जाए, तो राव साहब, रेवाड़ी और हरियाणा, तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है रेवाड़ी। क्योंकि जो यादवों की पॉपुलेशन है वो रेवाड़ी में ज़्यादा है। और राव तुलाराम, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, राव तुलाराम, उनकी जो कर्म भूमि है वो है रेवाड़ी। और मेरे पीछे आप जो देख सकते हो, ये है वो हवेली जिसको कहा जाता है कि हेमू की हवेली। और उनका जो देख रेख है वो भार्गव फैमिली है वो कर रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा काम है उनकी तरफ से कि हमारे एक पुराने पैलेस को जिंदा रखा है उन्होंने, उनके एफर्ट्स ने। और चलिए एक बार देखते हैं, ये है हमारा फ्रंट दरवाज़ा, जो लोग हैं, और पीछे जाके हम बात करेंगे उनसे कि क्या है, कैसे है, कब से कर रहे हैं। एक बार मैं आपको दरवाज़ा दिखा देता हूँ अच्छे से फ्रंट से। ये है फ्रंट का दरवाज़ा, जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। देखभाल की कमी, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इन सबको, धरोहर को बचाने के लिए, उसमें कमी। लेकिन अगर आप चेक करो इसकी क्वालिटी, वो काफ़ी हद तक अभी भी बहुत अच्छी है। और ये है दरवाज़ा। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो उस टाइम की जो कलाकारी है वो आप चेक कर सकते हो अभी भी, यानी कि 1000 साल पुरानी ये इमारत, इसकी बेस है वो 1000 साल पुराना है। और अगर इसकी आप नक्काशी को चेक करो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है आज के परिप्रेक्ष्य में भी। ये देखो, इसकी डिटेलिंग्स चेक करो, आज के दिन भी कितनी डिटेलिंग्स है वो इनकी लग रही है। और फ्रेंड्स, ये हमारे दरवाजे में ही बैठने के लिए जगह है। और फ्रेंड्स, इसकी डिटेलिंग चेक करो, इसकी नक्काशी, इनकी कलाकृति, कितना अच्छे से उन्होंने डिजाइन किया होगा। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास उस जमाने में। यहाँ पे अगर आप चेक कराऊँ मैं आपको, डिटेलिंग्स फ्रेंड्स गजब, इतनी अच्छी डिटेलिंग्स हमारे पास थी उस जमाने में भी। और हमें पढ़ाया जाता है कि हमारे पास कुछ नहीं था। बस ये दरवाजा काफ़ी जर्जर अवस्था में है, लकड़ी का है। और टाइम जैसे जैसे निकलता गया तो इसकी हालत है वो ख़राब होती गई। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसका फ्रेम आप चेक करोगे दरवाजे का, वो काफ़ी जर्जर है। लेकिन इसकी डिटेलिंग्स अगर दरवाजे की चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी भी लकड़ी का दरवाज़ा, इतना पुराना दरवाज़ा, और उसकी जो लाइफ है वो अभी भी कहीं से कम नहीं हुई है।
ये चेक कर सकते हो, कुछ लोहे की जंजीरें दरवाजे को होल्ड करने के लिए। और दूसरी साइड फ्रेंड्स सेम ऐसे ही जगह छोटी सी किसी को बैठने के लिए। यहाँ ये इसकी डिटेलिंग वगैरह। किचन के पत्थर उतारे उसके नीचे जो तहखाने हैं ना, जी सर, उसके रोशनदान है ये दोनों। तहखाने की। हाँ, तहखाने बिल्कुल सही है, भी वो पत्थर उठाता है तो ये हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये जो नीचे तहखाने हैं, रोशनदान है, वहाँ से लाइट वगैरह जाने के लिए ये स्पेस है। और ये दरवाजे के दोनों साइड है, आप जैसे कि एक साइड ये हो गया और दूसरी साइड ये, दोनों साइड ये सेम आपको स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे कि तहखाने के अंदर अगर लाइट वगैरह की प्रॉब्लम है वो ना आए उसके लिए। और फ्रेंड्स ये था हमारा बैक साइड का गेट जो अभी एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली ये बंद रहता है और सारी सफेद टिक करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हल्का सा छोटा सा पार्क। ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये जी सर। 1000 साल पुराना है। आप देखेंगे ये सारा ब्लैक अनइवन स्टोन से बना हुआ है जी सर। और इस पे प्लास्टर हुआ हुआ है पुरानी शैली में जैसे होता था। जी सर। इसके पिलर्स और जो ये इसके गोल आकार की जो आकृति है, आर्किटेक्चर जिसे हम बोले, जी वो सारा पुराना 1000 साल पुराना है। जी सर। क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक राजपुरोहित परिवार था, जी सर। उसकी हवेली थी ये। तो नीचे का सारा पोर्शन वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, जी सर। परंतु जो ऊपर का हिस्सा है जी सर। ये अब 500 साल पहले का है। 1540 के करीब ये जी बना था। इसमें देखेंगे तो आप पुर्तगाली आर्किटेक्चर है, जी सर। क्योंकि हेमचंद्र आके यहाँ रहते थे और वो अपने भांजे जो जनरल रहे पानीपत की दूसरी लड़ाई में, रमैया जी सर। रामचंद्र जी के भांजे थे, जी सर। वो यहाँ रहते थे। जी सर। इसी हवेली में हेमचंद्र जी आके रहे। जी सर। और बाद में ऊपर की जो पोर्शन था जी उसमें पुर्तगाली लोग जो एज कंसल्टेंट आए थे कैनन्स बनाने के लिए। जी सर। उन्होंने यहाँ कैनन्स की फैक्ट्री शुरू की थी हेमचंद्र ने, जी सर। सप्लाई के लिए शेरशाह सूरी को। जी सर। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करते थे रेवाड़ी में। जी सर। और तब पुर्तगाली लोग यहाँ आके एज कंसल्टेंट्स उनको टेक्नोलॉजी दी। उन्होंने कैनन्स की सॉल्ट पीटर जो गन्स के लिए पाउडर होता है जी तोप के लिए, जी सर। सॉल्ट पीटर, उसका सप्लाई की। तो इस तरह इस हवेली की ये इम्पोर्टेंस है। जी सर। सर मैंने कभी कहीं रिसेंटली पढ़ा था कि कोई कह रहा है कि 500 साल पुरानी है, कोई कह रहा है 900 साल पुरानी है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दो। ये जो नीचे का आर्किटेक्चर है वो खुद ही बोलता है कि इसकी क्या कंडीशन है। ये 1000 साल पुराना है, जी सर। क्योंकि वो परिवार यहाँ ढोसी से आके रहने लगे थे। अलवर ढोसी से। जो इस हवेली के जो ओरिजिनल लोग जी थे, जी सर। जो हेमचंद्र जी की बहन के परिवार के थे, ससुराल के, जी सर। वो लोग यहाँ रहते थे। वो राजपुरोहित थे दिल्ली में। जी सर। तो वो आके यहाँ रहने लगे थे ढोसी पहाड़ से। ढोसी यहाँ से 50-60 किलोमीटर पे है, जी सर। नारनौल से आगे है। तो वो पहले यहाँ रहते थे 1000 साल पहले। जी सर। आप देखेंगे आर्किटेक्चर ये बताता है कि उस समय किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इवॉल्व थी, क्या बिल्डिंग मटेरियल्स इवॉल्व अवेलेबल थे। जी सर। तो ये नीचे का पोर्शन जो है वो ये 1000 साल। 1000 साल पुराना है। जी सर।
और जो ऊपर का पोर्शन है जी वो बाद में बना है, ओके सर। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी बाद में इतनी आई कि साहब फर्स्ट फ्लोर पे बड़े बड़े हॉल बना दें। जी सर। आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी कमरा 14 फुट बाय 7 फुट से ज्यादा नहीं है, नहीं है। जी क्योंकि उतने ही बड़े शतीर मिलते थे इनको, जी उसी हिसाब से बनाते थे। 14 बाय 7 के हैं ये सारे, दालान भी कमरे भी। जी सर। पर ऊपर जो है वो 28 बाय 28 के हैं, हॉल हैं, जी सर। क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। हाँ, बाद में टेक्नोलॉजी हो सकता है तो ये अपग्रेड दो हो। हॉल आप देखेंगे वो 28 28 स्क्वायर फुट के हैं। जी सर। और अलग तरह की ऊपर आर्किटेक्चर है, कन्वीनियंस के हिसाब से एयर ही है। जी सर। और पूरी बिल्डिंग में कहीं भी कोई खिड़की नहीं है, सिक्योरिटी ओरिएंटेड सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ये सारी हवेली। जी सर। पर इसमें खुला हिस्सा था, धूप काफी आती थी, आप देखेंगे चौक में। ये सारी बातें पुराने टाइम में वास्तु के हिसाब से उन्होंने बनाई थी कि किस तरह दरवाजे और खिड़की सामने सामने होते हैं। ऊपर जी में सर। थोड़ा कंप्रोमाइज किया हुआ है क्योंकि वो वेस्टर्न स्टाइल से बना हुआ है। ओके सर। तो ये स्टडी करने का है। तो सर यहाँ पे मैंने सुना था कि जो हेमू साहब थे हमारे, हेमचंद्र विक्रमादित्य जी, तो वो यहाँ पे बचपन में रहे थे, क्या बचपन ऐसा में कुछ रहे था? थे वो, यहाँ पढ़ाई उनकी यहाँ हुई थी, जी उनकी सर। एजुकेशन यहाँ हुई। जी सर। और वो, क्योंकि राजगढ़ वैसे जहाँ से वो आए थे, माछेरी गांव, जी सर। पहले कभी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट हुआ करती थी, वो मत्स्य स्टेट। जी सर। महाभारत में आता है, हमारे पुराणों में मत्स्य स्टेट का बहुत जिक्र है, जी सर। मत्स्य राज्य। जी सर। तो उस राज्य के जो राजा थे 15वीं शताब्दी में, राजा ईश्वर चंद्र, जी सर। उन राजा ईश्वर चंद्र के पुरोहित थे जी सर। हेमचंद्र जी के फादर, जी सर। जिनका नाम था पूरन दास। जी। तो पूरन दास जी जो हेमचंद्र के पिताजी थे, वो माछेरी गांव में मत्स्य स्टेट के राजा ईश्वर चंद्र जी के राजपुरोहित थे। राजपुरोहित थे। जी सर। और ये परिवार भी राजपुरोहित था। जी। तो हेमचंद्र जी की बहन की शादी इस परिवार में हो गई थी। जी सर। और उस समय रेवाड़ी बड़ा एक डेवलप्ड एरिया था, डेवलप्ड एरिया था। क्योंकि मुगल लोग इधर कंधार से आते थे, तो रेवाड़ी होके दिल्ली होके जाने निकलते का थे। रास्ता था ये। जी सर। ये जो नेशनल हाईवे बनी हुई है कुतुबपुर से जाती है, जी सर। जी सर। तो इस पोर्शन से उनका आना जाना था। तो रेवाड़ी एक काफी बड़ा बिजनेस सेंटर था जी सर। और यहाँ सब सुविधाएं थी। तो हेमचंद्र जी मत्स्य से स्टेट से समझिए यहाँ आ गए थे। जी सर। यहाँ उन्होंने एजुकेशन ली, यहाँ उनकी कम्युनिटी के काफी लोग थे। जी सर। ये पूरा गांव इन्हीं की कम्युनिटी का था उस समय। जी सर। तो यहाँ से उन्होंने अपने इस परिवार के साथ, जी सर। शेरशाह सूरी से इनके बचपन में अच्छे रिलेशंस थे। जी सर। जब शेरशाह सूरी बिहार में एक शासक बन गया, जी सर। तो उन्होंने शेरशाह सूरी को तोपों की सप्लाई की, जी। और उसके बल पे शेरशाह सूरी ने, क्योंकि मॉडर्न इक्विपमेंट उस समय का था, वो जी सर। नॉर्थ इंडिया में तोपें को यूज नहीं करता था, जी सर। तो उन्होंने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को काबुल जाने पे मजबूर कर दिया। जी। 15-16 साल ये निर्वासन रहा हुमायूं का भारत से बाहर काबुल में। जी सर। और उस समय हेमचंद्र की सारी एक्टिविटी थी नॉर्थ इंडिया में। उन्होंने 22 लड़ाइयाँ लड़ी। वो धीरे धीरे सुर अंपायर के जनरल सेनापति बन गए, जिसे हम बोलते हैं, मिलिट्री भी उनके अंडर थी, जी। और वो प्रधानमंत्री थे उनके। जी। और उन्होंने अकेले शासन किया 1553 से 1556 तक। जी। और इस दौरान उन्होंने 22 लड़ाइयाँ लड़ी, पंजाब से लेके बंगाल तक। बंगाल भी उन्होंने जीत लिया था। जी। और सब जगह उन्होंने अपने सूबेदार बनाए, गवर्नर्स। जी। और उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया एक विक्रमादित्य किंग की तरह दिल्ली में, दिल्ली में 7 अक्टूबर 1556 को। जी। और फिर उन्होंने काबुल जीतने की मंशा जता दी थी अपनी, कि अब हम काबुल भी काबुल के जीतेंगे, बाद। क्योंकि काबुल भारत का हिस्सा रहा है हमेशा से, जी। महाभारत काल से लेके या पहले भी। जी। तो काबुल पे चढ़ाई करने के लिए वो निकले थे। जी। और फिर पानीपत के युद्ध पानीपत में में उनकी वो आंख में तीर लग जो गया। कुछ बचे थे सेना, अकबर की या कहें हुमायूं की, जी सर। जो बची खुची सेना थी, उससे युद्ध हुआ।
जी ये काफी बड़ी सेना लेके जा रहे थे क्योंकि काबुल तक जाना था जी और उनकी सेना कम थी और ये लड़ाई जीत जाते, पर अचानक एक एक्सीडेंट हुआ, उनकी आंखों में आंखों तीर में लग तीर गया लग गया। और ये युद्ध हार गए। जी तो ये सारी हिस्ट्री है हिस्ट्री है। और इस हवेली का इतिहास है। जी उसके बाद उन्होंने मैसेकर किया हेमचंद्र जी के परिवार का, तो सब लोग यहाँ से भाग गए। जी सर। काफी लोगों को पकड़ के उनके गले काट के दीवारों में चिन दिए। जी मीनार मीनार बनाते थे वो, उसकी फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं अकबरनामा में। जी सर। तो सर मैंने सुना है कि आप यहाँ की केयर टेक करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प वगैरह नहीं होती सबके लिए, ना उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होता है कि हाँ इनको जो हमारे प्राचीन स्थल है इनको धरोहर के रूप में संजो के रखा जाए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप कब से इसका देखभाल कर रहे देखो, हैं हमें और इसके बारे में तो कोई 15 साल पहले पता लगा कि ये हवेली का जो क्या असली इतिहास है। जी सर। क्योंकि जब पहली स्टेज पे फर्स्ट फ्लोर पे हमने देखा कि यूरोपियन आर्किटेक्चर इस हवेली में कैसे आ गया, जी क्योंकि इस हवेली को हेमचंद्र जी की हवेली के नाम से तो पुराने से जानते थे, जी सर। बचपन में भी हम जानते थे। जी सर। ये पूरा गांव भी उनका था। इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ये बताता है जी कि ये गांव किस तरह एक परिवार का था जो राज पुरोहित थे। जी सर। तो हमने अभी पिछले 10 साल से कोशिश की कि सरकार कुछ करे, पर जी सर। सरकार प्राइवेट ओनरशिप में जो होती हैं स्ट्रक्चर सब, उनका कुछ करते नहीं है वो लोग। जी सर। कर सकते हैं, करने को बहुत जगह किया है उन्होंने। तो इसकी इंटेक एक संस्था है दिल्ली में, उन्होंने कोशिश की कि इसका कुछ करें, जी सर। पर उन्होंने भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, जी कागजों पे ही रह गया सारा काम। जी सर। तो अभी पिछले 2 साल में मैंने इस पे कुछ पैसा लगा के इसको इस लायक कर दिया कि गिरे नहीं, जी सर। और इसको हम लोगों ने इस लायक तो बना दिया है कि ये स्ट्रक्चर अभी अगले 50 साल गिरे नहीं। सस्टेन कर सकते हैं। इसकी सारी छतें ठीक हो गई हैं, पहले तो गिरती रहती थी तो डर लगता था ऊपर जाने में भी। जी सर। और हम यहाँ पर एग्जीबिशन करते हैं साल में एक बार जी सर। हेमचंद्र जी के बारे में। ये सारे कुछ डिस्प्लेज हैं वो लगा देते हैं, कुछ लोगों को जो रिसर्च ओरिएंटेड है उनको देखने का मौका मिल जाता है, पुराना इतिहास पता लग जाता है। जी सर। सर ये नेक्स्ट टाइम कब होगा, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? उनका राज्याभिषेक दिवस हम मनाते हैं, पिछले 15 साल 5 से नवंबर मनाते को। हैं हर साल 7 7 नवंबर अक्टूबर को। जी सर। 7 अक्टूबर के दिन हम करते हैं एक फंक्शन। जी सर। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, पर हाँ उसमें जो हिस्टोरियंस वगैरह हैं, जो लोग इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जी सर। उनको हम इनवाइट करते हैं। जी सर। तो सर आप अभी इसको केयर टेक कर रहे हो, तो अभी अगर मैंने सुना था थोड़े दिन पहले कि 2010 के आसपास मैंने कहीं पढ़ा था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव हुआ था किसको। ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव तो होते रहते हैं, पर जी सर। कागजों में होते हैं, बातों से होते हैं। जी सर। कभी जोश चढ़ जाता है तो हो जाता है, बाकी कुछ करते नहीं है। जी सर। तो सर अभी फिर आप हेमू जी की फैमिली से हो या क्या हो या नहीं, कैसे? मैं तो उनके, हेमू जी की परिवार अलग था, उनके बहन का परिवार अलग था। जी सर। तो हम लोग उनके उसमें हैं, जी जो सर। यहाँ परिवार था। जो पहले से यहाँ पे थे। हाँ, उनकी जो बहन का जो परिवार है, जहाँ उनकी बहन की शादी हुई, हम उस खानदान से हैं। जी सर। आप एक तरह से वो हमारी कम्युनिटी के थे जी सर। और बड़े इंपॉर्टेंट थे। हम उनको नेशनल हीरो की तरह ज्यादा देखते हैं, हमें परिवार से तो खैर क्या लेना सर देना। हिंदू है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। और हाँ आखिरी बिल्कुल, अगर हिंदू वो सम्राट की उन्होंने बात हिंदू करें तो। धर्म के लिए काफी किया। जी और सर। उनका सिर्फ एक ही मत रहता था कि वो, मैं अपने काबुल को भी जीत के आऊं, जो पूरा अखंड भारत का कॉन्सेप्ट था, जी सर। वो 500 साल भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जी सर। तो ये एक बड़ी प्राउड की बात है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ था, किन वजह से हम लोग हार गए, किस वजह से हम दोबारा आगे आ रहे हैं। जी आगे आ रहे हैं ऐसा नहीं है, और नीचे जा रहे हैं। जी तो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में बड़ी ताकत है। जी सर। ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। जी सर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हो कि माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार में अभी फिलहाल हैं, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने यहाँ पे शिक्षा सदन का उद्घाटन किया था। और ये आप जो स्टैचू की आप फोटो देख रहे हो, ये है शायद जो पानीपत में पार्क में। ये पार्क में लगा हुआ है। जी सर। पानीपत में पार्क में जो इनका स्टैचू लगा है उसकी ये फोटो है। और ये मुख्यमंत्री जी उनके राज्याभिषेक दिवस पे जी सर। अखबारों में उन्होंने एड्स दी थी 2 साल, अब तो नहीं दे रहे हैं 2 साल से। जी सर। 2 साल पहले दी थी, तब की फोटो है। तब की है ये, बाद से है। जी सर। और
ये उनके राज्याभिषेक दिवस की, ये हटा दो, ये उनके पिताजी की एक पेंटिंग है, जी उसकी सर। फोटो है। जी सर। तो संत पूरणदास जी। हाँ, ये वहाँ के राजपुरोहित थे, मत्स्य राज्य के जी सर। राजा ईश्वर चंद्र थे, उनके राजपुरोहित, उनके राजपुरोहित थे। राजा ईश्वर चंद्र जी के। और ये फ्रेंड्स, ये वो फोटो है जो हमें किताबों में पढ़ाई जाती है, और सम्राट हेमचंद्र भार्गव विक्रमादित्य जी, जिनको प्यार से हेमू कहा जाता है। ये इस हवेली का इतिहास में आता है कि सबसे पहले जो है ना, इंद्रचंद जी रेवाड़ी में आए थे जी सर। 970 से। ये हवेली जो 970 बनी, एडी में। हाँ, जी सर। और ये परिवार फिर आगे राजपुरोहित बना दिल्ली के शासन का। जी सर। कुमार पाला होते थे, उनके साथ शुरू हुआ। जी सर। ये तकरीबन यही 800-900 ईस्वी में। फिर आप देखेंगे कि ये जो प्रीति चंद्र हैं, जी सर। प्रीति चंद। प्रीति चंद, प्रीति ये चंद प्रीति। पृथ्वीराज चौहान के जी सर। राजपुरोहित थे, जी सर। प्रीति चंद। तो ये 1091 तक का इतिहास है, इसमें 200-250 साल का। जी सर। ये पीढ़ी वाइज कैसे है, ये पब्लिश्ड है किताबों में। ये एक फोटो है कि जब हेमचंद्र जी युद्ध हार गए थे, जी तो सर। उनके सपोर्टर्स के गले काट के उन्होंने दीवार में चिनवा दिए थे। ये उसकी, ये पेंटिंग अकबरनामा में मिल जाती है। जी सर। और ये हेमचंद्र जी के भांजे हैं रमैया। जी सर। ये एक ब्रिटिश किताब से ली है हमने। तो रमैया जी जो हैं वो जनरल थे जब दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, जी सर। उसमें ये जनरल थे। वो इस हवेली के असली मालिक कहें तो। जी सर। इनका परिवार चला आ रहा है, रमैया, जनरल रमैया। जी सर। इनकी डेथ भी पानीपत के युद्ध में हो गई थी। जी सर। ये उनकी पूरी जीवनी है, मैं आपको एक पैम्फलेट दे दूंगा। जी सर। जो आप पढ़ेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी सर। सर, ये भी कहा जाता है कि ये अकेले हमारे भारत के सम्राट थे जिन्होंने 22 लड़ाइयां हैं वो लड़ी थी, और 22 लड़ाइयां लगातार जीती थी। 22 की 22 जीती थी। जी सर। और बंगाल से लेके आप नक्शा देखेंगे तो काफी बड़ा नक्शा है। जी सर। बेटा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसको भी कर लीजिए ग्राफ। जी सर। किशन वो नक्शा वहां रखा है ना, हॉल में 2-3 रखे हुए हैं। एक बार अगर वो हो उसके तो नहीं सर, सामने। हाँ, सामने हॉल में ना, आखिर में रखे हुए 2-3 ऐसे बैनर है, 2-3 ले आओ। नहीं हूँ एक्चुअली, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने वो इतिहासकारों को भेजा है वो नक्शा। जी सर। उन्होंने कमेंट किया है कि बेसिकली ये ठीक है, जी सर। और वो लिखित में हमें भेज देंगे कि हाँ ये नक्शा बिल्कुल ठीक है। जी सर। तो उसमें क्योंकि 22 लड़ाई उन्होंने बंगाल तक जीती थी, जी सर। तो उसमें वो पूरा हिस्सा दिखाया हुआ है कि कितना एरिया उन्होंने जीता था। जी तो वो सर। काफी बड़ा एरिया है, इतनी 22 लड़ाइयां जीतना आसान काम नहीं होता। हाँ, घोड़ों हाथियों पे। जी सर। इसमें उन्हें 3 साल लग गए थे। जी सर। पर उससे पहले वो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे, जैसे वो मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रहे। जी सर। तो मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी उस समय उसको बोलते थे चुंगी अधीक्षक। जी सर। मीन्स ये जितने भी जो टावर्स हैं, जो ये पिलर्स बने हुए थे शेरशाह सूरी मार्ग पे, जी सर। उनकी देखरेख करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, जी सर। उनका रख रखाव। तो पेशावर से लेके कलकत्ता तक वो जीटी रोड थी, जी उस पे जितने भी वो पिलर्स बने हुए हैं सिक्योरिटी ओरिएंटेड, जी। शायद हर 2 कोस पे 3 कोस पे एक बना होता था। जी सर। वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी राज्य के पूरी शेरशाह सूरी के टाइम में। और उस शेरशाह सूरी का बेटा था इस्लाम शाह। जी सर। तो इस्लाम शाह के वो मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रहे थे, सिर्फ चुंगी अधीक्षक बोलते जी हैं। सर। तो वहां से उनके पास एक्सपीरियंस था वो सब करने एक्सपीरियंस था पूरा, उनको पूरे एरिया की नॉलेज थी, का। जी सर। पूरे गंगा यमुना के साथ साथ। और फिर पंजाब से लेके पाकिस्तानी पंजाब जो है, जी उस सर। सारे की काफी लंबा उनका काल रहा है। जी सर। ऐसा नहीं है कि वो 2-3 साल में अचानक ही दिल्ली की गद्दी पे पहुंच गए। जी सर।
3 साल उन्होंने एक छत्र राज किया था नॉर्थ इंडिया में, ऐसा अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा में जी सर। कि आदिल शाह जो था, जो ग्रैंडसन था, एक ग्रैंडसन तो नहीं कहेंगे, जो थर्ड जनरेशन थी शेरशाह सूरी की, जी सर। वो बिल्कुल निकम्मा शासक था। जी तो सर। उसने सारी पावर्स इनको दे रखी थी, प्रधानमंत्री की, सेनापति की। और अबुल फजल ने लिखा है कि सारे ही डिसीजन वो लेते थे, कहाँ नौकरी रखनी है, पूरे खजाने का उनके पास रहता था। जी सर। तो ऐसे में वो एक छत्र राजा रहे, ऐसा अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा। अकबरनामा में लिखा है कि 3 साल हेमचंद्र पूरी तरह राजा की तरह उन्होंने शासन किया था। जी सर। तो सर ये जो रिनोवेशन का आपने काम किया है, ये कब किया था अभी, ये या लगातार चल ही रहा है? 1.5-2 साल से चल रहा है अभी तो। जी अभी सर। हमने इतना कर दिया है कि इसको कोई नुकसान ना हो जी सर। आगे। इसकी सारी छतें ठीक हैं। अब आप ऊपर जाके देख सकते हैं कि जी सर। ऊपर से आप व्यू ले लीजिए। जी सर। और सर ये जो सामने जो पत्थर रखे हैं हमारे इस तरफ, ये इसी के निकाले हुए पत्थर हैं? और पुराने पत्थर इसी के हैं। हमने जो इसका जितना मटेरियल था वो सारा यूज किया है। ये छोटी ईंटें हैं, जी सर। लखोरी ईंटें जिसको बोलते हैं, जी सर। ये सब हमने इसकी रखी हुई हैं और अभी काम में आनी है। एक फेज शुरू हुआ है, एक फेज इसका हमने कर दिया है कि प्रेजेंटेबल तो हो जाए ये। जी सर। हम इसको साफ सुफ करके एक बार फंक्शन कर लेते हैं साल में। सर यहाँ पे एक अंदर की तरफ मैंने सुना था कि गुफा है जो सेक्रेट है, कहीं गुफाएं हैं पर हमने उनको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। किया नहीं है। जी पर यहाँ देखने को मिल जाएंगे कुछ तो इसके तहखाने हैं। जैसे इसके नीचे तहखाना है, इस पूरे हिस्से के नीचे तहखाना है। जी सर। और वो अभी भी बिल्कुल ठीक है। ये उसकी छत है उस तहखाने की, जहाँ हम खड़े हैं। जी सर। ये हम बाहर से देख भी सकते हैं। ये एक नक्शा है जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, जी 7 अक्टूबर 1556। तो ये सारा एरिया इनके अंडर था। बंगाल देखिए, पूरा बंगाल था। बिहार, इलाहाबाद, ये आगरा, अजमेर, दिल्ली, अजमेर का अजमेर। हिस्सा था, दिल्ली का था, ग्वालियर का एरिया था। सर ये मुल्तान भी हल्का सा इसमें आ रहा है? नहीं, मुल्तान तो बाहर था। अच्छा, बाहर था। गलत। दिल्ली हमारे पास, दिल्ली, अजमेर और ये कुछ पंजाब का हिस्सा था। ये राजस्थान का हिस्सा था अजमेर। अजमेर में उन्होंने अपने भाई को शासक बनाया था, गवर्नर। जी सर। और यहाँ जैसे बंगाल में एक थे शाहबाज खान, जी सर। अफगान थे, उनको शासक बना के आए थे गवर्नर। तो ये सारे 22 लड़ाइयों का जब हम डिस्कशन करते हैं तो ये सारा एरिया होता है उसमें। तो ये सारा एरिया था जो उन्होंने जीत लिया था। ये एरिया जीता था और उन्होंने। 1556 में 7 अक्टूबर को जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो यहाँ यहाँ तो उनके यहाँ पे गवर्नर्स थे। उनका गवर्नेंस था। ये वो एरिया था जो उनके अंडर में आता था, जहाँ हाँ। के वो राजा थे। जी और इस एरिया को अकबर को जीतने में 8 साल लग गए थे। जी 8 साल बाद तक वो लड़ाइयाँ लड़ता रहा। और गोंडवाना कभी भी नहीं जीता मुगलों ने। जी सर। ये गोंडवाना में एक हिंदू रानी थी, वो ये पूरा वैसे जंगल का एरिया था यहाँ। जी सर। और इस दिन 7 अक्टूबर 56 को यूं समझें तो ये एरिया भी हिंदुओं के पास था। विजयनगर अंपायर था दक्षिण में। जी सर। तो ये सारा एरिया ये 1556 में हिंदुओं के हिंदुओं के पास पास था। था। तो ये इतिहासकार सोचते हैं कि सब मुगलों का ही चला आ रहा जी है, ऐसा नहीं था। वो बाद में कुछ एडिशन वगैरह करके उसके अंदर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से क्योंकि उसको ये चेंज जो किया गया है। विजयनगर अंपायर था दक्षिण में, ये भी 250-300 साल रहा था। काफी लंबे समय तक रहा था ये। जी काफी पावरफुल, मुगलों से तो काफी बड़ा और लंबे समय तक रहा था। जी सर। सर आप ऊपर जाने का रास्ता बता रहे थे? हाँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये है टॉप व्यू हेमू की हवेली का।
हाँ जी सर, इस चीज़ के बारे में बताइए कि ये क्या है। ये देखिए यहाँ दो हॉल थे। ये ऊपर जो है ना 28 फुट बाय 28 फुट के हैं। जी सर। और इसमें देखिए लखोरी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। जी। ये ब्रिटिश आई मीन मुगल पीरियड ईंटें हैं, ये छोटी ईंटें। ये छोटी ईंटें जो तार और की। ये आर्किटेक्चर जो है, ये राउंड पिलर्स वगैरह, जी। ये यूरोपियन आर्किटेक्चर है। ये राउंड पिलर ये वाला। जी सर। ये सारे जो है ये राउंड इधर इधर, ये सारा यूरोपियन आर्किटेक्चर है। जी सर। इसमें एक ये हॉल है अभी। ये छतें इस तरह की थी, इनकी कड़ियां वाली। हाँ जी फ्रेंड्स, आप ये छतों की जो डिटेलिंग है वो यहाँ से चेक कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप ऊपर हल्का सा चेक करोगे तो होल हो रखा है यहाँ पे। जो समय ने यहाँ पे बर्बरता दिखाई है अपनी, उसका जो नतीजा है वो आपके सामने है। सर अगर अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करें तो ये 1000 गज के आसपास में जो बताया गया है कि इतने में फैला हुआ है यहाँ पे। इसके आसपास काफी जगह थी, चारों तरफ इसकी जगह इसी हवेली की थी। जी। अब तो इधर उधर हो गई है सारी। ये देखिए ये जो ट्रायंगल्स हैं, जी सर। ये भी टिपिकल यूरोपियन यूरोपियन आर्किटेक्ट। स्टाइल में है। ये राउंड पिलर्स हैं। और आप एक ये छोटी सी मूर्ति ये देख सकते हैं, मूर्ति सी एक छोटा सा ये होल सा। होल के ऊपर होल के ऊपर। कोई लेटी हुई लेडी हैं, जी सर। जो उनकी कोई क्वीन वगैरह। इसमें आप देखिए ये जो कड़ियां हैं ना, ये जी सर। स्क्वेरिश हैं। जी सर। और जो नीचे हैं वो स्क्वेरिश नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर, नीचे वाली कैसी है सर शेप में? वो तो जैसे एक पेड़ होता है ना, जी सर। उसको बीच से काट दिया उन्होंने ओके। और उसके दो हिस्सों को टिका दिया है। जी सर। वो एक शेप की नहीं है, मतलब उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास होती नहीं थी, मुश्किल से बनती थी। जी सर। लेकिन ये जो बाद में बनी है इसलिए इनकी टेक्नोलॉजी में जो है हाँ, इम्प्रूवमेंट ये है वो उन्होंने दिख रहा है। रेक्टेंगुलर इवन टाइप में बना दिया है। और आप जी। देखेंगे साइड में भी यहाँ वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं। स्पोर्ट के लिए। हाँ, यहाँ वो लगाते थे कपड़े का एक हैंगिंग सी या ब्यूटीफाई करने के लिए, जी जिस सर। तरह हमारे तंबू वगैरह होते हैं, जी सर। वो अंदर वो लगा देते थे, कुछ खूबसूरत लगते थे। आर्किटेक्चर में आते हैं ये। अच्छा, ये राउंड जो शेप है दरवाजे की, ये यूरोपियन की। हाँ। जी सर। सर ये अंदर आप हल्का सा अगर देखोगे तो ये हल्का सा टूटा टूटा सा लग रहा है, जैसे इसमें से जैसे लकड़ी से कुछ निकलता है ना, इस टाइप का लग रहा है। तो पत्थर है क्या है ये? ये ईंटें छोटी निकल गई हैं, या कबूतर वगैरह आ जाते थे तो उन्होंने काफी नुकसान कर दिया। जी पहले तो इस हवेली में जिसे हम बोलते हैं चमगादड़, जी सर। बहुत ज्यादा हो गए थे जी सर। और घुसना ही बड़ा मुश्किल था, डर लगता था। तो अभी तो यहाँ सब भाग गए, वरना हजारों में थे वो तो भागने में भी 6 महीने लग गए। आपको ऊपर से थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। जी सर।
ये अभी किचन भी, की जगह बता रहे हो सर आप? हाँ अभी भी हवेलियों में ऐसी ही होती है। जी सर। तो ये विंटर की थी, या गर्मियों में तो आप शाम को बना सकते हो, सर्दियों में दिन का दिन खाना का यहाँ खाना बना बना सकते सकते हो। और एडवर्स मौसम में ये जगह थी। हैं। जी ये देख रहे हैं जी सर। ये टिपिकल 2 घड़े रखने की जगह होती है, हर हवेली में थी, मेरी हवेली में भी थी। जी सर। मैं जहाँ रहता हूँ वो भी ऐसी ही हवेली है, इतनी पुरानी है। और फ्रेंड्स ये वो पत्थर हाँ हैं ये जो यहाँ सारे से टूट के निकल चुके ये हैं और इनको यहाँ पे स्टोर किया गया है कि भविष्य में जैसे अगर इनको यूज करना हो तो यहाँ से इजीली इनको यूज किया जा सके। आधे में कड़ियाँ हैं। जी। रोशनी पता नहीं आपके कैमरे में आएगी नहीं आएगी। मैं एक बार देख लेता हूँ। जी ये आखिर का है ना हाँ जी फ्रेंड्स। वो तो इसका। यहाँ पे ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ये लकड़ियां जो यूज कर रखी हैं जैसा कि सर ने आपको बता दिया था पहले ही कि एक पेड़ को बीच में से आधा चीर के और उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया गया है। और जो हमने ऊपर कड़ियां देखी थी वो थी चौरस, जिनकी जिनके 4 कोने हैं। और ये वाली लकड़ी अगर आप अच्छे से चेक करोगे तो इनमें कोने नहीं हैं। ये एक पेड़ को डायरेक्टली बीच में से काट के और उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया गया है। ये आप चेक कर सकते हो उसकी डिटेलिंग्स वगैरह। जी सर। मैंने कहा आर्किटेक्चर किसी बिल्डिंग का इतिहास बता देता है कि बता कितना देता पुराना है है। कि कब क्या हुआ होगा। जी सर। फॉर एग्जाम्पल ये पुरानी पॉलिश है, इस पे पॉलिश कहें, या इट यूज टू बी मिरर लाइक। जी सर। ये जो है अभी तो धीरे धीरे खत्म हो गई, ये तो बाद में यहाँ जो रहते थे उन्होंने करा उन्होंने दिया। करवाया हुआ है। वरना ये सफेद सारा स्ट्रक्चर था। ये कुछ ऐसे, जैसे ये इंसिग्नियाज बने हुए हैं इस पे, जी सर। ये बड़े महत्व के हैं क्योंकि ऐसा ही इंसिग्निया जी सर। उनकी जो समाधि है पानीपत में, जी सर। सौदापुर गांव में, जी सर। जहां उनकी डेथ के डेथ बाद किया। उनका गला काट दिया गया था, वो जो स्ट्रक्चर है समाधि, उस पे भी ऐसे ही मिलते हैं। जी सर। यानी कि इनके साथ इनका कोई ना कोई रिलेशन था इस वो सिंबल एक के ही साथ। कल्चर, एक ही संस्कृति की चीजें हैं। तो इंसिग्नियाज भी हमारे होते हैं, जैसे ओम हमारा इंसिग्निया है, त्रिशूल है। जी सर। आले होते थे या ऐसे रोशनदान के जगह पे। हाँ जी सर। फ्रेंड्स अभी सर ने जैसा हमें बताया कि ये रोशनदान है लाइट वगैरह को अंदर आने के लिए, और यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह नहीं है हवेली के अंदर सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो ये वो रोशनदान है जहाँ से लाइट वगैरह एयर है वो अंदर आ सकती है। और ये हमारा जो रेनोवेशन काम जो सर के द्वारा चलाया जा रहा है उसका कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए और इतना कीमती टाइम हमारे को देने के लिए। आपने कोशिश की, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।